स्टार्ट होता है। हाँ हो चुका है। भाई हो गया। ओके ओके सर, चलो गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। सो क्या करेंगे सर, जीएसटी क्लास है सर। हम लोग ऑलमोस्ट जीएसटी के एक वाइटल चैप्टर में बात कर रहे हैं आजकल। लास्ट फ्यू लेक्चर्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे थे, है ना। और उसके बाद प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें बेसिकली डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, हाँ सर, ये सब में चर्चा मैंने किया था कि किस तरह से जीएसटी में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का इश्यूज होते हैं, ई वे बिल का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टैक्स इनवॉइस रिलेटेड मैटर भी था, कब टैक्स इनवॉइस इशू करना है, रेज करना है। तो इसका पूरा एकदम ए टू जेड डिस्कशन किया था मैंने। क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर देंगे सर नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, और भी क्वेश्चन आंसर जितना करेंगे उतना अच्छा है। बट आज एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, और आज का जो टॉपिक है मेनली दैट इज पेमेंट ऑफ जीएसटी। मतलब जीएसटी में पेमेंट के बारे में क्या प्रोसीडियर्स है। रोशनी, गुड इवनिंग रोशनी। गुड इवनिंग दादा। गुड इवनिंग। तो बेसिकली पेमेंट ऑफ जीएसटी के बारे में बात करें। ऐसे जीएसटी पेमेंट के बारे में क्या जानना चाहिए, और उसके साथ साथ ऐसे तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, बट सर हर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के पीछे उसका, हर हर प्रैक्टिकल चीज के पीछे उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मतलब कैसे पेमेंट करना है, पेमेंट करने के पीछे का कैलकुलेशंस क्या है, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि जीएसटी वैल्यूएशंस वगैरह कैसे होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन मैं आज आपको पेमेंट रिलेटेड जो जीएसटी लॉ के अंदर जो बोला गया है, मैं उसके बारे में बात, ठीक है। तो चलो सर एक एक करके स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे सारा बातें आपको मैं बताऊँ। बहुत वाइटल बातें हैं सर, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब फॉर प्रैक्टिकल पर्पस एज वेल एज फॉर एग्जाम पर्पस। तो अगर मैं जीएसटी पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में बात करूं, ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स ये है क्या सर, और यहाँ से टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा उस पर तो बाद में बात करते हैं सर, बट पहले ये जानना पड़ेगा कि पेमेंट ऑफ टैक्स में मेनली क्या क्या विषय है, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है जिसमें डिस्कशन पहले होना चाहिए। ओके, तो ठीक है सर, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि बिहाइंड एवरी चैप्टर देयर इज अ डेफिनेशन। एज पर लॉ में क्या होता है ना, जीएसटी क्या है सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक लॉ है, लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। तो बेसिकली हर पर्टिकुलर लॉ में आपको डेफिनेशन मिलेगा, और ईच एंड एवरी चैप्टर में भी जितना जरूरी बातें हैं उसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हर चैप्टर में दिया हुआ है। अगर कोई नोट्स आपके पास नहीं है तो आप जरूर कलेक्ट कर लेना, मतलब चैप्टर वाइज अगर कोई मिसिंग है। और अगर है तो आप हर चैप्टर को अगर गो थ्रू करते हो आप देखेंगे कि आपको ईच एंड एवरी चैप्टर में डेफिनेशन जरूर नजर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सर ये कैश लेजर क्या है सर, कैश लेजर ही तो है जिससे एक्चुअली इनकम, मतलब ये जीएसटी का पूरा सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड मैटर है, मतलब पेमेंट ऑफ जीएसटी। देखो सर हम लोग इनपुट क्रेडिट देखे हैं, आईटीसी कैलकुलेशन देखे हैं। जब हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट कर चुके हैं वहां पर हम लोगों ने जीएसटी में टैक्स लायबिलिटी कितना है वो देख चुके हैं, लायबिलिटी होगा कि नहीं होगा, क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो आईटीसी में बात हो चुका है, लेकिन तो फिर इसमें कैश लेजर का क्या कनेक्शन है सर। कैश लेजर बेसिकली आपको ये बात सिखाता है कि आखिर आप अपने कैश लेजर के थ्रू से जीएसटी पेमेंट कैसे करोगे। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपको कितना क्रेडिट है ये पता चलता है, जो आईटीसी का डिटेल्स है वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर भी एक होता है। डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स के ऊपर बेस करके इंटरेस्ट लगता है, एंड आप अपना आईटीसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो। सर ये सारा चीज कैसे होता है ये समझा दो सर, यही तो समझाने के लिए ये वाला क्लास है ना। तो चलो सर एक काम करते हैं, धीरे धीरे हर पॉइंट पे डिस्कशंस करते हैं। एक काम करते हैं सर, सबसे पहले ना एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये डेफिनेशन वगैरह ना अच्छा तब लगता है जब कॉन्सेप्ट, अगर दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, जो बहुत काम करता है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। मतलब इसमें ना कुछ
फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप में कुछ होता है, उसके बेसिस में ना ये पेमेंट अंडर जीएसटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका भी आइडिया लग जाता है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको थोड़ा शॉर्ट नोट्स में बताता हूँ, फिर मैं ये लॉन्ग नोट्स में आता हूँ और वहाँ पर जाके मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सेक्शंस है, ठीक है, वो सारा चीज़ एक एक करके बाद में डिस्कस करता हूँ। एक चीज़ तो आप सभी को पता है, ये जो पूरा खेल होता है, ये सारा का सारा खेल कौन से वेबसाइट के थ्रू से होता है? gst.government.in, यू ऑल नो दिस ना, है ना? और अगर आप जीएसटी का जो गवर्नमेंटल साइट है उसमें जाना चाहते हो, जहाँ से ये सारा डेटा लिया जाता है, दैट इज दिस वन, सीबीआईसी का जो पोर्टल है सर, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीज़ों में अपडेशन ले सकते हो जो इंडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू से, जो जीएसटी बेसिकली उन्हीं के थ्रू से आता है ना हमारे पास। ठीक है सर, ये सब बात तो मैं रोज करता हूँ, आज भी कर दिया फिर से, लेकिन मेन बात है सर, जीएसटी पेमेंट्स एंड रिफंड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले सुनो, ठीक है? ओके सर, आप बोलोगे तो सुनना तो पड़ेगा। अच्छा, तो नॉर्मली जो रूल्स है, जो रूल्स ये थोड़ा बहुत हमेशा अपडेट होता रहता है, बट जो करंट रूल्स है, करंट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग रिक्वायर्स दैट एवरी मंथ, हर महीने में, वंस जीएसटीआर 1 इज फाइल्ड टू रिपोर्ट सेल्स, ठीक है, जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ता है टू रिपोर्ट सेल्स, वन मस्ट फाइल जीएसटीआर 3 भी, ठीक है, हर महीने में जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है, और सेल रिपोर्ट जनरेट करने में जीएसटीआर 3 भी टू रिपोर्ट आईटीसी, ठीक है। तो जीएसटीआर 1 टू रिपोर्ट सेल, सेल के लिए जीएसटीआर 1 फाइल करो, एंड वन मस्ट फाइल जीएसटीआर 3 दी टू रिपोर्ट द आईटीसी, मतलब आईटीसी का रिपोर्ट बताने के लिए आपको जीएसटीआर 3 भी रिपोर्ट करना पड़ता है, एंड मेक नेसेसरी जीएसटी पेमेंट्स। सर अगर आप जीएसटी के पोर्टल में जाओगे, कहाँ चला गया पोर्टल, ये देखो सर। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हेलो, प्लीज टेल मी, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना सर? ये देखो जीएसटीआर 1 दिख रहा है, ठीक है, जीएसटीआर 1, एंड ये देखो टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़ ऑप्टेड टू फाइल मंथली रिटर्न, क्या लिखा है? टर्नओवर अगर 5 करोड़ के ऊपर का है तो मंथली रिटर्न फाइल करना है। यहाँ देखो, ऑप्टेड फॉर क्वार्टरली फाइलिंग एज पर क्यूआर एमपी स्कीम, ठीक है, और मतलब क्वार्टरली पेमेंट स्कीम का कॉन्सेप्ट है। जीएसटीआर 3 बी का कॉन्सेप्ट क्या है? टर्नओवर जब भी 5 करोड़ के ऊपर जाए, वो भी मंथली रिटर्न जो फाइल करे उनके लिए भी जीएसटीआर 3 बी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। इधर देखो, जो क्वार्टरली करता है उनके लिए भी जीएसटीआर 3 बी का है, और ये आपका ऑप्टेड फॉर क्वार्टरली फाइलिंग एज पर क्यूआरएमपी स्कीम और सीएमपी 08, ये सब फॉर्म के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्स में बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि आज मैं पेमेंट पे बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट दिन मैं आपको फाइलिंग वगैरह में बात करूंगा, जीएसटी रिटर्न में बात करूंगा, ठीक है, जीएसटी रिटर्न में। तो आज मेरा मेन कॉन्सेप्ट पेमेंट पे है, ठीक है। तो फिर भी पेमेंट और रिटर्न ऑलमोस्ट हैंड टू हैंड आ जाता है, तो फिर भी जो भी बात सामने आ रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक एक चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है सर, ठीक है, और यहाँ पर आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो सर, अपकमिंग ड्यू डेट्स का भी डेटा दिया है कि कब कौन सा डेट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये देखो, तब किसको फाइल करने के लिए क्या ड्यू डेट रिसेंटली चल रहा है। जीएसटीआर 3 भी मार्च 2023, अप्रैल 20 2023, जीएसटीआर 1 का अप्रैल 11 ड्यू डेट है, जीएसटीआर 1, मतलब ये एकदम करंट बात सर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, ये सब एकदम करंट डेटा जो मैंने एकदम आपके सामने निकाला और आपको दिखाया, ठीक है सर। ठीक है, ये सब डेटा ना आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये सब समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपको अंदर से हर बात पता हो तो, ठीक है। चलो सर, इसीलिए तो पढ़ना चाहिए, पढ़ लोगे हर चीज समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे सर। तो आज क्या क्या सवाल का जवाब मिलेगा आपको, तो चलो देखते हैं क्या क्या सवाल का जवाब मिलता है। व्हाट आर द पेमेंट्स टू बी मेड अंडर जीएसटी, कौन सा पेमेंट जीएसटी में पे करना पड़ता है, क्योंकि आज का टॉपिक क्या है, पेमेंट अंडर जीएसटी, ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। आज का जो मेन चैप्टर का डिस्कशन है वो क्या है सर? चैप्टर का जो मेन डिस्कशन है दैट इज पेमेंट ऑफ टैक्स, इसीलिए मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, ये सब समरी नोट्स है। What, how to calculate GST payment to be made? How to calculate the GST payment to be made? Who should make the payment? When should GST payment to be made? What are the electronic ledgers? How to make GST payment? And what is the penalty for non-payment or delayed payment?
व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट और डिलेड पेमेंट? बेसिक क्वेश्चंस, हाँ सर, तो वेरी बेसिक क्वेश्चंस। अच्छा ये तो हो गया पेमेंट रिलेटेड बातें। सर रिफंड का भी कुछ बात है क्या? हाँ सर, कई बार हम लोग जीएसटी पे करते हैं, उसमें से कुछ रिफंड भी आईटीसी के ऊपर बेस करके ज्यादा पे कर देते हैं, तो रिफंड का मैटर आता है, ठीक है, तो रिफंड भी मिलता है। तो व्हाट इज जीएसटी रिफंड, इसके बारे में बात करेंगे। व्हेन कैन द रिफंड बी क्लेम्ड, हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी रिफंड, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द रिफंड एंड हाउ टू क्लेम जीएसटी रिफंड। बेसिक क्वेश्चन। कोई भी बेसिक जीएसटी का जो काम करते हैं या जिसको जीएसटी में आगे जाके काम करना है, या फिर आप लोग जैसे जो सीएस सीएमए का पढ़ाई कर रहे हो, प्रोफेशनल बन रहे हो, ये सभी के लिए एक बेसिक सा सवाल, पेमेंट रिलेटेड, ठीक है। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ अपडेशन आता रहता है, लेकिन अपडेशन आप लोग जब भी मार्केट में काम के लिए आ जाओगे ना सर, हर अपडेट आपके सामने ऐसे ही पोर्टल के थ्रू से आप लोग मिलता जाएगा वर्किंग फील्ड में। लेकिन आपको अभी पेमेंट रिलेटेड जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ। अंडर जीएसटी द टैक्स टू बी पेड इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री। जो जीएसटी में हम लोग टैक्स पे करते हैं, ये मेनली हम लोग तीन कॉन्सेप्ट में डिवाइड करते हैं। एक आईजीएसटी है, ये आईजीएसटी किसके लिए है? टू बी पेड व्हेन इंटर स्टेट सप्लाई इज मेड। कब पे किया जाता है? जब इंटर स्टेट में सप्लाई होता है। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब, अरे इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब जब स्टेट बदल जाता है। अगर वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बिहार, बिहार से उड़ीसा, उड़ीसा से छत्तीसगढ़, कोई भी स्टेट उठा लो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब स्टेट टू स्टेट होता है तो जीएसटी पेड किसको जाता है सर? सेंटर को जाता है। सेंटर को, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? बोलो। सीजीएसटी का बात क्या है सर? यस सर। ओके सर, सीजीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट है सर? ये नॉर्मली इंट्रा स्टेट में होता है। टू बी पेड व्हेन मेकिंग सप्लाई विद इन द स्टेट, यस, विद इन द स्टेट सप्लाई में सीजीएसटी पे करना पड़ता है। पर सीजीएसटी का पेमेंट किसको जाता है? सीजीएसटी का पेमेंट किसको जाता है सर? सेंटर को। ये भी सेंटर को जाता है। इसीलिए तो जब आप इन सेम स्टेट के अंदर, से फॉर एग्जांपल वी आर इन नाउ इन वेस्ट बंगाल, सो जब भी हम लोग वेस्ट बंगाल के अंदर दो टाउन या सिटी के बीच में अगर हम लोग ट्रांजैक्शन करें, बहुत सिंपल सा बात है, ये सब बेसिक्स ऑफ जीएसटी में बार बार डिस्कशन होता है सर। से फॉर एग्जांपल आप कोलकाता से, कोलकाता टू सिलीगुड़ी कर लो, हाँ, नॉर्थ का इंपॉर्टेंट सिटी है सिलीगुड़ी, नॉर्थ ईस्ट का, तो मतलब नॉर्थ बंगाल एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न का इम्पोर्टेंट गेटवे है सर हमारे भारत में। तो कोलकाता से सिलीगुड़ी जाना है, दोनों ही बंगाल के अंदर है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट के अंदर, ठीक है। तो सेम स्टेट के अंदर जब ट्रांजैक्शन होता है और उसमें जो जीएसटी पे होता है, उसे हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से जानते हैं। नॉर्मली अगर कोई पर्टिकुलर जीएसटी का रेट 18% है, तो उसमें आईजीएसटी लग जाता है 18%, बट सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा 9% ईच, 9% ईच, ठीक है। तो सीजीएसटी पे किधर जाएगा? सेंटर को, और एसजीएसटी पे किसको जाएगा? स्टेट को। सर ये तो सबको पता है, इसको बोलने वाला क्या बात था सर? पेमेंट अंडर जीएसटी कर रहे हैं, तो ये सब बेसिक बात तो कर लेना चाहिए ना। ऐसे तो ये चीज मैं बेसिक्स ऑफ जीएसटी में भी बोलता हूँ, लेकिन क्या है ना सर, हर चैप्टर एक दूसरे को कनेक्ट भी करता है, और हर चैप्टर का अपना भी एक बेसिक एरिया होता है, तो मुझे बोलना पड़ता है। सरकमस्टेंसेस देखो सर, गुड सोल्ड फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। सर दिल्ली आता है इंडियन टेरिटरी दिल्ली से, मतलब जो हमारे स्टेट इंडियन इंडिया का कैपिटल भी है, और बॉम्बे आता है, हाँ बॉम्बे कहाँ आता है? जैसे मुंबई है, बट बॉम्बे कहाँ आता है सर? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी है बॉम्बे। तो जब गुड सोल्ड फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, तो सीजीएसटी लगेगा क्या? अरे सीजीएसटी लगेगा क्या? एसजीएसटी चार्ज होगा क्या? आईजीएसटी चार्ज होगा क्या? बोलो। शिवम, रोशनी, आयन, कनेक्टेड हो रहे हैं आप लोगों को? यस सर। है दादा। अगर स्टेट बदल रहा है दिल्ली से बॉम्बे, वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट, ठीक है, तो सीजीएसटी ना, एसजीएसटी ना, आईजीएसटी हाँ। गुड सोल्ड विद इन बॉम्बे, सीजीएसटी हाँ, एसजीएसटी हाँ, आईजीएसटी ना।
गुड सोल्ड फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे सीजीएसटी, हाँ बॉम्बे टू पुणे, ठीक है, बॉम्बे टू पुणे महाराष्ट्र के अंदर आता है रे बाबा, महाराष्ट्र के अंदर आता है, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही बॉम्बे भी है, पुणे भी है। पुणे एक्चुअली एक जमाने में महाराष्ट्र का कैपिटल हुआ करता था शिवाजी महाराज के टाइम में। तो बॉम्बे टू पुणे, तो बॉम्बे टू पुणे दोनों ही महाराष्ट्र के अंदर है। तो सीजीएसटी यस, एसजीएसटी यस, आईजीएसटी ना। अपार्ट फ्रॉम द अबव पेमेंट्स द डीलर इज रिक्वायर्ड टू मेक दीज पेमेंट्स, इसके अलावा और भी पेमेंट होना चाहिए, मतलब होता है, ठीक है, टीडीएस टीसीएस रिलेटेड मैटर, है ना। ये देखो जब आप जीएसटी पोर्टल में जाते हो, अच्छा टीडीएस टीसीएस क्या होता है, ये आप लोगों को मैं इनकम टैक्स में भी पढ़ाता हूँ, है ना। टीडीएस टीसीएस क्या होता है, इसका नॉलेज आपको इनकम टैक्स में भी होता है, मतलब सोर्स में टैक्स काट दिया जाता है। ये देखो टैक्स पेयर्स, नॉर्मल टीडीएस टीसीएस, अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो, टीडीएस टीसीएस काटते हो, तो आप रजिस्टर कर लो भाई जीएसटी में, ये पहले से ही आपके सामने रजिस्टर नाउ का बटन दे के रखा है ना। पॉइंट इज दैट कि कहना ये चाहता है कि ये जो ऊपर में जो जीएसटी रिलेटेड मैटर कहा गया, इसके अलावा मतलब एक्सेप्ट दोस टैक्स जो जीएसटी रिलेटेड है, टीडीएस आ सकता है पिक्चर में। टीडीएस क्या है? TDS is the mechanism by which tax is deducted by the dealer before making the payment to the supplier, है ना। जो गुड्स परचेज में काम करते हैं आप लोग, इस चीज को इसमें भी देखे हो सकते, इनकम टैक्स में भी देखे टीडीएस टीसीएस चैप्टर में। वैसे देखा जाता है जब टीडीएस काटा जाता है, डीलर क्या करता है, ठीक है, डीलर क्या करता है, डीलर मतलब मानो जो सेल कर रहा है, डीलर डीलर जो है वो सप्लायर को पेमेंट करने से पहले टीडीएस काट के पे करता है। फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट एजेंसी गिव्स ए रोड लेइंग कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्डर, रास्ता बनाने का काम दिया है बिल्डर को। गवर्नमेंट एजेंसी गिव्स अ रोड लेइंग कॉन्ट्रैक्ट टू अ बिल्डर, बिल्डर मतलब जो रोड बनाएगा, जैसे बहुत सारे कंपनीज है जो रोड बनाते हैं, ठीक है। आजकल हमारे वेस्ट बंगाल में काम कर रहा है एनएच, मतलब नेशनल हाईवे बॉम्बे टू कोलकाता का रोड बनाया, और दिल्ली रोड बनाया, दिलीप बिल्डकॉन बोल के कंपनी है, झारखंड में भी बहुत काम किया है, बिहार में भी काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, मैं मेरे को नाम याद आया, दिलीप बिल्डकॉन। एक्चुअली मेरे नेटिव जाने के टाइम पे ये दिलीप बिल्डकॉन का काम देखा रिसेंटली, काफी दिन से, लास्ट 10 साल से देख रहा हूँ, तो याद आ गया। तो कोई भी बिल्डर को देता है, तो गवर्नमेंट एजेंसी gives a road laying contract to a builder, the contract value is rupees 10 lakh, ठीक है। when the government agency makes payment to the builder, जब गवर्नमेंट एजेंसी बिल्डर को 10 लाख पे करेगा, क्या करेगा, टीडीएस पहले ही काट लेगा। तो 10 लाख का 1% कितना होता है, 10,000 will be deducted and balance amount will be paid। तो 10 लाख में से 10,000 टीडीएस जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो पहले ही कटिंग कर लेगा टीडीएस के तौर पे, और बाकी अमाउंट पेमेंट करेगा सप्लायर मतलब बिल्डर। टीसीएस क्या होता है सर? टीसीएस को पता है आपको, ये बेसिकली सेलर कलेक्ट कर लेता है ना, सेलर कलेक्ट कर लेता है। तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस इज मेनली फॉर ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स, जो लोग ऑनलाइन ई कॉमर्स पे काम करते हैं लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन टाइप्स। इट मींस दैट एनी डीलर सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स विल रिसीव पेमेंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीसीएस। बात समझ रहे हैं सर? मानो कि अगर आप अपना प्रोडक्ट अमेजन के थ्रू से, फ्लिपकार्ट के थ्रू से बेच रहे हो, तो आपको पेमेंट मिलेगा अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, टीसीएस डिडक्ट होने के बाद, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मैं ज्यादा इसलिए बात नहीं कर रहा हूं, अगर किसी को टीडीएस टीसीएस के कॉन्सेप्ट में या डिटेल्स प्रोविजंस में नॉलेज चाहिए, वो प्लीज इनकम टैक्स का रिसेंट क्लासेस देखे। जस्ट लास्ट वीक ही मैंने टीडीएस टीसीएस के ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन किया। अरे किया कि नहीं किया नील, शिवम बोलो सर, रिसेंटली हम लोग टीडीएस टीसीएस पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस सर। ठीक है, तो आप वहां पर भी अगर डिटेल्स में देखे हो तो वहां पर आपको पूरा चीज बताया गया। तो फिर से मैं टीडीएस टीसीएस का चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इज मेनली फॉर ई कॉमर्स एग्रीगेटर और एनी काइंड ऑफ और भी चीजें हैं टीसीएस के ऊपर। एनी डीलर सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स विल रिसीव पेमेंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीसीएस, ठीक है। दिस प्रोविजन इज करंटली रिलैक्स्ड एंड विल नॉट बी एप्लीकेबल टू नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो कुछ चीजें थोड़ा सा कभी कभी रिलैक्सेशन चलता है, वो समय समय में पता चलता है। रिवर्स चार्ज, सर आप लोगों को पता है ना आरसीएम क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बार बार ये कॉन्सेप्ट आता है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है जीएसटी पेमेंट का? सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट्स, सप्लायर ऑफ गुड्स क्या करता है? सप्लायर ऑफ द गुड्स नॉर्मली जीएसटी कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट के घर में पे करते हैं। ये वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। बट देयर मे बी सर्टेन सिचुएशंस जब रिसिपेंट जो रिसीव कर रहा है वो जीएसटी
सप्लायर को देने के बजाय डायरेक्टली गवर्नमेंट के घर में दे देता है। रिसिपेंट जो है वो सप्लायर को देने के बजाय गवर्नमेंट के घर में डायरेक्टली जमा करता है। ये कुछ केस में होता है, बट ये कुछ केस भी कुछ कम नहीं है। जैसे लंबा लिस्ट है, आरसीएम कैटेगरी लिस्ट, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर अगर फैक्ट्री को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, नॉर्मली फैक्ट्री क्या करेगा, वो सर्विस रिसीव कर रहा है, ट्रांसपोर्टर सप्लायर है, तो फैक्ट्री क्या करेगा, जीएसटी ट्रांसपोर्टर को देने की वजह से वो गवर्नमेंट के घर में डायरेक्टली जमा करेगा। अगर आप कोई फॉरेनर से कोई सर्विस ले रहे हो, अगर फॉरेनर रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में, तो ऑब्वियस बात है कि आपका सर्विस जो फॉरेन से मिल रहा है, आप रेसिपेंट हो सर्विस का, फॉरेनर आपको सप्लाई कर रहा है, बट गवर्नमेंट फॉरेनर को ढूंढने नहीं जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, बोलेगा भाई फॉरेन से सर्विस ले रहे हो, आप रिसिपेंट हो, आप गवर्नमेंट के घर में जमा कर दो और आप रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आप कोई अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन के साथ बिजनेस कर रहे हो, जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, उनके केस में गवर्नमेंट अनरजिस्टर्ड सप्लायर को ढूंढने नहीं जाएगा। गवर्नमेंट बोलेगा अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो वही गवर्नमेंट के घर में जीएसटी देगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म काम करता है। तो लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स शिफ्ट फ्रॉम सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द रिसीवर। ये चीज चर्चा मैंने इससे पहले बहुत सारे क्लास में किया, मेनली चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर में बहुत डिटेल्स में हुआ। जिनको जीएसटी में एक्सपर्ट होना है, हाई लेवल नॉलेज गैदर करना है, एग्जाम में मार्क्स भी कैरी करना है, उनको तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा सर आप पूरा क्लास अच्छे से पढ़े, अच्छे से देखे, नोट्स जो मैं डिटेल्स में पढ़ाता हूँ स्टडी नोट्स उसको अच्छे से पढ़े, एग्जाम्पल्स केस लॉज बहुत जरूरी है सर, ठीक है। जीएसटी आज के डेट में कैश काउ है, सीएससी सीएमए करियर में, कॉमर्स करियर में बहुत जरूरी एक सब्जेक्ट है। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जीएसटी ट्रिकी नहीं है, बट अगर आप पढ़ोगे नहीं, जीएसटी से भयंकर कुछ होता नहीं है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट केस है सर, अलग अलग सिचुएशंस है। अब आप बोलोगे कि मेरे को इतना सिचुएशन नहीं जानना है, तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। लेकिन अगर आप बिजनेस वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होना चाहोगे तो आपको हर सेक्शंस को, हर केस को पढ़ना चाहिए, तब जीएसटी आपके लिए एक बेहतरीन चीज बन जाएगा। अच्छा, नॉर्मल जीएसटी पेमेंट का प्रोसेस क्या है, ये चीज पहले भी बोला गया, फिर से आपके सामने है। सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विस, सप्लायर क्या करेगा, ठीक है। मानो कि कोई गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विस, आप मानो कि गुड्स का सप्लायर हो, तो रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विस क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, तो वो गुड्स रिसीव करेगा और जीएसटी अमाउंट जो है वो सप्लायर को पे करेगा। और ये जीएसटी लेके मतलब सिंपल बात है, अगर सप्लायर 1000 रुपीज का कोई प्रोडक्ट रिसीवर को देता है, उसमें अगर 18% जीएसटी है, तो रिसीवर जो है वो 18% मतलब 1000 टका में 180 टका जीएसटी प्लस 1000 टका, ठीक है, प्लस 1000 रुपीज 180 उसका जीएसटी हो गया। तो ये जीएसटी अमाउंट क्या करेगा, सप्लायर ऑफ गुड्स गवर्नमेंट को जमा करेगा। बट व्हेन इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज, केस थोड़ा उल्टा पड़ता है। सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सप्लायर गुड्स और सर्विस सब सप्लाई करेगा रिसीवर को, रिसीवर उसका पेमेंट करेगा बिल्कुल सप्लायर को पेमेंट करेगा, लेकिन जैसे मानो 1000 टका पेमेंट करेगा, बट जीएसटी नहीं देगा। 180 का जो जीएसटी है ना, वो नहीं देगा रिवर्स चार्ज में, क्योंकि 180 का जीएसटी रिसीवर खुद गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। हेलो, क्लियर ना? यस सर। अच्छा, इंटरेस्ट पेनल्टी फीस एंड अदर पेमेंट्स भी देना पड़ता है। आपको पता है कि कब कब इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी लगता है, फी लगता है। आगे भी चर्चा होगा सर पेनल्टी और ये सब चीज़ के बारे में, ठीक है। अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट द जीएसटी पेमेंट टू बी मेड, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज हम लोग आईटीसी कैलकुलेट करने के टाइम पे भी कर चुके हैं, है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट में। अच्छा सर, जो लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं किया वो लोग बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट लाइव क्लास में फिर से सुनेगा, फिर से पढ़ेगा, ठीक है। Usually, input tax credit should be reduced from outward tax liability to calculate the total GST payment to be made. मतलब आपको जितना जीएसटी पे करना है, और अगर आपके क्रेडिट लेजर में कोई भी क्रेडिट अमाउंट है ऑलरेडी, ठीक है, सपोज 1000 टका में 18% जीएसटी है, बात को समझो, 1000 का 18% होता है 180। अगर 180 आपका जीएसटी लाइबिलिटी करेंटली बन रहा है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट को 180 देने के लिए गवर्नमेंट आपको बता रहा है,
लेकिन आपने जब परचेज किया था, ठीक है, ये सेल के टाइम पे गवर्नमेंट आपसे मांग रहा है, परचेज के टाइम पे आपने से फॉर एग्जांपल जो 1000 टका का प्रोडक्ट है ना, इसको मैंने मानो आपने 900 में परचेज किया था और उसमें आपने 18% जीएसटी दिया था, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे बहुत सारा परचेज मिला के 100 रुपीज का क्रेडिट है, ठीक है, जो आपने टैक्स के तौर पे दिया था। तो परचेज क्रेडिट है आपका, परचेज क्रेडिट को ही इनपुट क्रेडिट कहा जाता है। सर मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताया, इसका डिटेल चर्चा अलोंग विद मैथ्स बेसिक्स में भी कराता हूँ और इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में भी कराता हूँ। तो मैं यहाँ पर डिटेल्स पे नहीं गया, शॉर्ट में बताया कि अगर किसी के पास आईटीसी है तो वो क्या करेगा, 180 से 100 को लेस करेगा और अभी करेंटली गवर्नमेंट को 180 की जगह 80 ही पे करेगा, ठीक है। तो यूजुअली इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी टू कैलकुलेट द टोटल जीएसटी पेमेंट टू बी मेड। अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ टीडीएस टीसीएस विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द टोटल जीएसटी। टीडीएस टीसीएस को भी जीएसटी से हम लोग रिड्यूस करेंगे क्योंकि वो पहले से ही काट लिया टू अराइव एट द नेट पेबल फिगर। इंटरेस्ट लेट फी विल बी एडेड इफ एनी, अगर है तो हर चीज, मतलब ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट लेट फी लगा दो, अगर है, अगर कोई फेलियरिटी है, इंटरेस्ट लगा है, कोई लेट फीस है, टू बी एडेड टू अराइव द फाइनल अमाउंट। मैं आपको आगे एग्जाम्पल के थ्रू से समझाता हूँ सर कैसे जीएसटी अमाउंट तक हम लोग कैलकुलेट करके पहुंच सकते हैं, ठीक है सर। बाकी चर्चा आईटीसी का क्लास जरूर अच्छे से करना है सर, वहां पर बहुत सारे वेराइटीज क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। अच्छा, ऑल्सो आईटीसी कैनॉट बी क्लेम ऑन इंटरेस्ट एंड लेट फीस। इंटरेस्ट पेमेंट में, लेट फी में आईटीसी क्लेम नहीं होता है। बोथ इंटरेस्ट एंड लेट फीस आर रिक्वायर्ड टू बी पेड इन कैश। द वे द कैलकुलेशन इज टू बी डन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीलर्स। हर डीलर के लिए अलग अलग कैलकुलेशन टाइप होता है, बट जो रेगुलर डीलर होते हैं, a regular dealer is liable to pay GST on the outward supplies made and can also claim input tax credit on the purchase made by him। जो मैंने अभी आपको दिखाया, आपको टैक्स देना है, जैसे 180 दे रहे थे, आपके पास आईटीसी था 100 का, जब आपने परचेज किया था तो 180 से 100 माइनस किया, अब सरकार के घर में 80 दे दिया। ऐसा हजारों क्वेश्चन हम लोग आईटीसी में ऑल्सो बेसिक्स में भी सॉल्व करके रखे हैं सर। The GST payable by the regular dealer is different between the outward tax liability and the ITC। अच्छा, कॉम्पोजिशन डीलर भी होते हैं सर, ये लोग एक्चुअली आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते लेकिन टैक्स लाइबिलिटी देना पड़ता है। The GST payment for a composition dealer is comparatively simpler। A dealer who has opted composition scheme has to pay fixed percentage of GST on the total outward supplies made। मतलब वो टोटल सप्लाई के ऊपर एक परसेंटेज जमा करते हैं, 1%, इस तरह का रहता है। GST is to be paid on type of business of a composition dealer। तो अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस का कॉम्पोजिशन स्कीम पे टैक्स रेट नॉर्मली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जो मार्केट में अवेलेबल है। जैसे मानो कॉम्पोजिशन स्कीम में जो लोग काम करते हैं, मतलब जो लोग आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, बट कॉम्पोजिशन स्कीम किसके लिए है, बेसिकली स्मॉल बिजनेसमैन। स्मॉल बिजनेसमैन के लिए है, जो स्मॉल मतलब छोटा मोटा बिजनेस करते हैं बट जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए उनको, बट आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज वो आईटीसी लेके, मतलब जीएसटी लेके सेल नहीं कर पाता। जीएसटी कलेक्ट करके उनका सेल नहीं हो पाता है। जीएसटी कलेक्शन एज वेल एज सेल अलोंग विद जीएसटी उनका नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होना अच्छा होता है, ठीक है। ऐसे तो देखो रेगुलर में होना सबसे बेहतर है, बट कई कबार रियल फील्ड में प्रॉब्लम आता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टाइप्स ऑफ बिजनेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड टोटल अमाउंट कितना हो सकता है। सपोज आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो गुड्स का, तो आपके लिए एप्लीकेबल जीएसटी रेट कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, 0.5%। एसजीएसटी 0.5 तो टोटल हो गया 1%। अगर आप रेस्टोरेंट लेकिन अल्कोहल सर्विस नहीं करते, रेस्टोरेंट बट नॉट सर्विंग अल्कोहल, ठीक है, तो आपका जीएसटी रेट अढ़ाई करके 2.5 करके 5% का आ जाता है। जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनके लिए कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, ओनली गुड्स डीलर, ओनली गुड्स डीलर ही कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। लम सम में जितना टोटल उनका टर्नओवर रहेगा उसके ऊपर, जितना आउटवर्ड सप्लाई रहेगा, बेसिकली आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर 1%, 5% क्वार्टरली बेसिस में जमा करना पड़ता है, एनुअल बेसिस में जमा करना पड़ता है, ठीक है।
कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर मैं आपको सप्लाई अंडर जीएसटी में भी डिस्कस किया है, वहां पर और डिटेल्स में। यहाँ पर फिर भी आया था पॉइंट तो मैंने आपको बताया। ठीक है, रेगुलर टैक्स पेयर का जो कॉन्सेप्ट है, उनको रेगुलर कैलकुलेशन करके टोटल लाइबिलिटी कैलकुलेट करके आईटीसी देखना है, आईटीसी के थ्रू से जमा करना। हु शुड मेक द पेमेंट, कौन करेगा? द डीलर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक जीएसटी पेमेंट। जो बिजनेस कर रहा है, डील कर रहा है, डीलर बेसिकली सेलर। A registered GST registered dealer is required to make GST payment if GST liability exists. Registered dealer required to pay tax under RCM. अगर RCM में है तो करना पड़ता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एंड पे TCS, लाइक Amazon, Flipkart टाइप का जो होते हैं ना, ये TCS कलेक्ट करना पड़ता है जीएसटी में रजिस्टर करके। डीलर रिक्वायर्ड टू डिडक्टिंग TDS, जिनके लिए TDS मस्ट है, पेमेंट करने से पहले TDS काट के पेमेंट करो। ठीक है, तो इनके लिए भी जीएसटी पे करना जरूरी है। Who should make the payment? When should GST payment is made? कब जीएसटी पे करना चाहिए? GST payment is to be made when the GST-3 is filed, that is by 20th of the next month. इसके ऊपर तो पुराने मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में और डिटेल्स में समझाया गया है कि कब किस डेट के अंदर करना चाहिए, बट फिर भी एक नॉर्मल आइडिया ले लो सर। GST-3 फाइल हो चुका है, इसके बाद नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख के अंदर जीएसटी पे कर देना चाहिए। कॉमन आंसर है सर। What are the electronic ledgers? सर इलेक्ट्रॉनिक लेजर क्या है? बहुत सवाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक लेजर सर, आप लोग अकाउंट्स में लेजर तो बनाते हो ना, अकाउंटेंसी में लेजर बनाना सीखे हो बचपन से। तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक लेजर जब आप लोग जीएसटी फाइल करते हो ना, तो उसमें लॉगिन करते हो तो आपका जो भी टैक्स पेयर है उसका लेजर अकाउंट शो करता है। तो देखने में कुछ ऐसा ही है। 3 तरह का क्रेडिट लेजर होता है सर, ध्यान से समझ लेना। There are basically 3 types of ledger: cash ledger, credit ledger, liability ledger. आप लोग कनेक्टेड हो, सुन रहे हो? बोलो सर, कितना तरह का लेजर होता है? कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लाइबिलिटी लेजर। सर कैश लेजर क्या है, क्रेडिट लेजर क्या है, लाइबिलिटी लेजर क्या है? चलो बताते हैं, लेकिन पहले प्लीज बोलो सर, अभी तक जितना चीज सुने हो, समझे हो, समझ में आया सर? प्लीज जल्दी। नील, अयन, बोलो सर। रोशनी, शिवम, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। है दादा। Sir, what is cash ledger? What is credit ledger? And what is liability ledger? Sir, this ledger will be reflect all the deposit made in cash and TDS, TCS made on account of the taxpayers. This ledger can be used for making any payment on account of GST. कैश लेजर में जितना आपका कैश पेमेंट होता है, ठीक है, लाइक पेनल्टी वगैरह भी आ सकता है, TDS TCS आ सकता है, ठीक है। दिस लेजर कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ GST। ठीक है, जीएसटी पेमेंट के लिए जो भी जरूरी पेमेंट है यहाँ से किया जा सकता है। सर व्हाट इज क्रेडिट लेजर? आईटीसी एज सेल्फ असेस्ड इन मंथली रिटर्न। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट करके आप मंथली रिटर्न भर रहे हो, विल बी रिफ्लेक्टेड हियर। द क्रेडिट इन दिस लेजर कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स only and no other amount such as interest, penalty, fees etc. क्रेडिट लेजर से बात को समझे, मैं आगे केस स्टडीज करवाऊंगा आपको। क्रेडिट लेजर से आप सिर्फ और सिर्फ जीएसटी का ही पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स मतलब जीएसटी। ठीक है, अगर क्रेडिट लेजर में कोई भी क्रेडिट है आपका आईटीसी के थ्रू से, ठीक है, जिसको आपने सेल्फ एसेस करके क्लेम किया था, बाद में जब आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब सेलर बायर दोनों का डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है ना, आपको पता है मैचिंग कैसे होता है ना, जीएसटी 2A 3D किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो क्रेडिट लेजर में जब भी आप देख लोगे, ठीक है, कि आपका कुछ भी बैलेंस है, उससे सिर्फ जीएसटी पे हो सकता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एक्सेट्रा पेमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर व्हाट अबाउट द लायबिलिटी लेजर? द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर्स, द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर्स आफ्टर नेटिंग or the particular month will be shown here. This ledger will be automatically displayed on a GST taxpayer dashboard. टैक्सपेयर्स का डैशबोर्ड ना यहाँ से दिखता है सर, जीएसटी टैक्सपेयर्स का जो डैशबोर्ड होता है, लॉगिन करके यहाँ दिखेगा।
इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू से, ठीक है। तो जब आप जीएसटी टैक्स पेयर्स के डैशबोर्ड में जाओगे, ठीक है, जब आप जीएसटी टैक्स पेयर्स के डैशबोर्ड में जाओगे तो आपको ये पर्टिकुलर लेजर अकाउंट शो करता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लायबिलिटी लेजर। यहाँ क्या होता है सर, यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी हमें टैक्स पेयर शो करेगा, जो भी नेट वगैरह करके फॉर द पर्टिकुलर मंथ विल बी शोन हियर। So this ledger will be automatically displayed on a GST taxpayer dashboard। फिर आपका कितना लाइबिलिटी है उस लेजर में शो किया जाएगा, इतना सर। बाकी सब डिजिटल बोर्ड में जैसे होता है, जैसे आप लोग अपने बैंक अकाउंट में चेक करते हो वैसा ही है। नाउ हाउ टू मेक जीएसटी पेमेंट्स, कैसे पे करना पड़ता है जीएसटी। चलो आपको थोड़ा सा एक मतलब क्या बोले सर, तो जर्नी कराते हैं। ये नीचे थोड़ा सा दिया हुआ है टेप करके कि कैसे आप लॉग इन करोगे, प्री लॉग इन जीएसटी चालान जनरेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर किस तरह से आपको जीएसटी मिलता है, फिर ये पूरा जीएसटी पोर्टल का ही है सर। यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट दिया गया है, चालान क्रिएट कैसे हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो एक एक करके आपका टैक्स लायबिलिटी शो होगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हाँ, सीजीएसटी, आईजीएसटी, इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ है तो उसको पुट करो, फिर टोटल अमाउंट पुट करो, फिर पेमेंट मोड भी आपके सामने रहता है, ठीक है। फिर चालान को जनरेट करना होता है, फिर री एंटर द जीएसटी, ठीक है। ये मैं आता हूँ सर, ठीक है, ये किस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है मैं इसमें आता हूँ। उसके बाद कैसे आपको पोस्ट लॉगिन में जीएसटी चालान जनरेट करना पड़ता है, फिर सेम तरह से मतलब पूरा एकदम लंबा लिस्ट है कैसे होगा किस तरह से होगा, मैं आपको आगे आके बताऊंगा। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप एकदम दिया हुआ है, एकदम स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। देखता हूँ यहाँ पर कोई क्रेडिट लेजर का इमेज मैंने दिया था कि नहीं दिया था, यूटीआर लिंक करो, ठीक है। मैं ये पूरा सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये सिस्टम बताने का उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल है। जब भी कुछ दिन काम करोगे ऑटोमेटिक समझ जाओगे, 2-4 दिन काम करने से, एक बार देखने से समझ जाओगे, बस स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। जो जानना है वो बता रहा हूँ। हाउ टू मेक जीएसटी पेमेंट्स, पेमेंट थ्रू क्रेडिट लेजर। दो वे में मेनली जीएसटी पेमेंट होता है। देयर आर बेसिकली 2 ways for the GST payment. Payment through credit ledger. The credit of ITC can be taken by dealers for GST payment. The credit of ITC can be taken by dealers for GST payment. The credit can be taken only for payment of tax, interest, penalty, late fees, cannot be paid by utilizing. Point to be noted. क्रेडिट लेजर में जो भी है आपका, क्रेडिट लेजर मतलब बेसिकली आईटीसी का अकाउंट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। यहाँ से आप टैक्स पे कर सकते हो, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस पे नहीं कर सकते। कैश लेजर से भी पे कर सकते हो। जीएसटी पेमेंट कैन बी मेड ऑनलाइन और ऑफलाइन। द चालान हैज टू बी जनरेटेड ऑन जीएसटी पोर्टल फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जीएसटी पेमेंट। चाहे ऑनलाइन पे करो ऑफलाइन पे करो, आपको चालान क्रिएट करना है। सिंपल सरकारी नियम है सर। चालान क्रिएट करो, वेयर अ टैक्स लायबिलिटी इज मोर देन 10,000, ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू पे टैक्सेस ऑनलाइन। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा होता है तो रूल है कि आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। बाकी समय समय में अपडेशन आता रहता है। जो मोटा मोटी रिसेंट अपडेशन है मैं आपको वही बता रहा हूँ। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट और डिलेड पेमेंट। अगर आप देरी करते हो, ठीक है, या पेमेंट नहीं करते हो तो क्या आपको पेनल्टी पड़ेगा। इफ जीएसटी इज शॉर्ट पे, मतलब कम पे कर दिए, अनपेड और पेड लेट इंटरेस्ट, 18% इंटरेस्ट लगता है डीलर को। ऑल्सो ए पेनल्टी टू बी पेड, द पेनल्टी इज हायर ऑफ 10,000 और 10% ऑफ द टैक्स शॉर्ट पेड और अनपेड। मतलब पेनल्टी क्या है, हायर ऑफ 10,000 और 10% ऑफ द टैक्स, जितना आपने शॉर्ट पे किया या फिर जितना आपने पे नहीं किया, ठीक है, उनमें से जो ज्यादा होगा वो आपका पेनल्टी पड़ जाएगा। या तो 10,000 या फिर जितना पेमेंट आपने कम किया। मतलब अगर शॉर्ट पे मानो कि आपका पेमेंट था से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का आपका पेमेंट होता है, ठीक है, तो 1 लाख का 10% कितना है, 10,000 है, ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट अमाउंट भी कितना है, 10,000 है, तो 10,000 ही पेनल्टी पड़ेगा। अगर ये 1 लाख से 1,10,000 हो जाता है तो 1,10,000 का 10% कितना होता है, बोलो। 1,10,000 का 10% कितना होता है, 11,000 होता है। तो 11,000 और 10,000 विच एवर इज हायर, 11,000 ज्यादा कि 10,000 ज्यादा, ऑब्वियसली 11,000 ज्यादा, तो 11,000 पेनल्टी पड़ जाएगा। जितना लाइबिलिटी शॉर्ट पेड होगा उसके ऊपर 10% लगा के
या फिर 10,000 के साथ कंपेयर करके जो हायर अमाउंट होगा वो पेनल्टी चार्ज हो जाता है। और इंटरेस्ट चार्ज होता है 18%, जितना आपने देरी करेगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। और आगे बताऊंगा सर, और क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी तो बस एक तुम आपको फटाफट एक जीएसटी रिलेटेड, पेमेंट रिलेटेड बातें, जितना जरूरी बातें हैं एक बार आपको गो थ्रू करा दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक क्विक रिविजन बोल सकते हो, एक क्विक डिस्कशन बोल सकते हो। सर रिफंड के बारे में कुछ कहोगे क्या? जान लो, रिफंड के बारे में भी जान लो सर। जीएसटी रिफंड बहुत सुनोगे ये बातें, रिफंड नहीं मिल रहा है, रिफंड देने में देरी कर रहा है गवर्नमेंट, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट। यूजुअली व्हेन द जीएसटी पेड इज मोर देन द जीएसटी लायबिलिटी, जब सेल्फ एसेस टैक्स होता है और अगर आपका जीएसटी लायबिलिटी से ज्यादा पे आप कर देते हो तो सरकार आपको रिफंड करेगी। ठीक है, अंडर जीएसटी द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग अ रिफंड इज स्टैंडर्डाइज्ड टू अवॉइड कंफ्यूजन। The process is online and time limits have also been set for the same. ठीक है, नॉर्मली ऑनलाइन में ही होता है और उसका एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट भी है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल चलो देखते हैं, व्हेन कैन द रिफंड बी क्लेम, कब क्लेम करना चाहिए? देयर आर मेनी केसेस वेयर रिफंड कैन बी क्लेम्ड। बहुत सारे केसेस में रिफंड क्लेम होता है। हियर आर सम ऑफ देम, कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने। एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स इज मेड ड्यू टू मिस्टेक और ओमिशन, या तो मिस्टेक या तो ओमिट हो गया है। जैसे कि डीलर एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग डीम्ड एक्सपोर्ट्स। अच्छा, एक्सपोर्ट सर्विस अंडर क्लेम ऑफ रिबेट और रिफंड, मतलब क्या है ना, कई बार एक्सपोर्ट करने के टाइम पे, एक्सपोर्ट जब कोई गुड्स होता है या सर्विस एक्सपोर्ट होता है तो उसके ऊपर कुछ रिबेट मिलता है। ठीक है, एक्सपोर्ट में रिबेट मिलता है। अब आप तो जीएसटी दे रही है, अब सरकार अगर आपको रिबेट दे रहा है मतलब छूट दे रहा है, तो अगर आपका जितना लायबिलिटी होता है और अगर उसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिबेट मिलेगा, तो मानो आपका टोटल लायबिलिटी बनता है 1 लाख का, सरकार बोलता है हम लोग यहाँ पर 30% रिबेट करेंगे, तो 30,000 आपको रिबेट के तौर पर रिफंड किया जाएगा। और क्या, आप पेमेंट कर देते हो लेकिन बाद में रिबेट मिलेगा। ये एक्सपोर्टिंग केस में ऐसा होता है। ठीक है, या फिर मानो आईटीसी एक्यूमुलेशन ड्यू टू आउटपुट बीइंग टैक्स एग्जेम्प्ट और नील रेटेड, मतलब आपका कुछ आईटीसी एक्यूमुलेटेड हुआ है ड्यू टू आउटपुट बीइंग टैक्स एग्जेम्प्ट और नील रेटेड। तो मानो कुछ ऐसे कि हम लोगों को पता है ना सर कि एग्जेम्प्टेड गुड्स भी होते हैं, नील रेटेड मतलब जिसमें कोई टैक्स रेट नहीं है सर, नील रेटेड गुड्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपने कोई आईटीसी एक्यूमुलेट कर लिया, ठीक है, तो इसमें भी अगर आईटीसी एक्यूमुलेट हो चुका है और आपने पे कर दिया, तो इसमें भी कुछ कैलकुलेशंस में इधर उधर कुछ मिस्टेक्स हुआ है, तो इसमें भी रिफंड हो सकता है। रिफंड ऑफ टैक्स, ये सब केस स्टडीज करके और अच्छे से समझाया जा सकता है। अभी तो जस्ट मैं आपको क्विक रिविजन दे रहा हूँ, आगे आगे ऐसा केस स्टडीज आपके सामने आएगा ना तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। Refund of tax paid on purchase made by embassy or United Nations bodies, tax refund for international tourists, finalizations of provisional assessment। तो ऐसा मोटा मोटी 5-6 तरीका है जिसके ऊपर देखा गया है कि रिफंड क्लेम का कॉन्सेप्ट आता है। और भी तरीका है, आगे आपको मैं केस स्टडीज में बताऊंगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है सर, हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी रिफंड, कैलकुलेशन कैसे? लेट्स टेक ए सिंपल केस, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल बीच में हो जाना चाहिए। Let's take a simple case of excess tax payment made. Mr. B's GST liability for the month of September is rupees 50,000. Mr. B का GST liability सितंबर का है 50,000. But due to mistake, Mr. B made a GST payment of 5 lakh. Point to be noted. 50,000 की जगह उसने 5 लाख का GST पेमेंट कर दिया। सर कौन है ऐसा करेगा? अब अगर इतना पेमेंट हो गया, now Mr. B has made an excess GST payment of rupees 4.5 lakh, which can be claimed as a refund by him. The time limit for claiming of this refund is 2 years from the date of payment. ऐसा रिफंड क्लेम करने का जो टाइम लिमिट है दैट इज 2 साल। 2 इयर्स के अंदर ये 4.5 लाख के लिए वो क्लेम कर सकता है। What is the time limit for claiming the refund? The time limit for claiming refund is 2 years from the relevant date. The relevant date is different in every case. एक छोटा सा आइडिया ले सकते हो, अगर आपने एक्सेस पर पेमेंट कर दिया तो डेट ऑफ पेमेंट से लिया जाएगा, जिस दिन पेमेंट कर दिया उस दिन से 2 साल। एक्सपोर्ट और डीम्ड एक्सपोर्ट के केस पे, जैसे कि जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह में एक्सपोर्ट होता है ना, उसे डीम्ड एक्सपोर्ट कहते हैं। तो एक्सपोर्ट या डीम्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे जिस दिन गुड्स डिस्पैच हुआ, जिस दिन गुड्स लोड हुआ, या जिस दिन फ्रंटियर को पासिंग द फ्रंटियर हुआ, कोई भी डेट लिया जा सकता है। आईटीसी एक्यूमुलेट्स एज आउटपुट टैक्स इज एग्जेम्प्ट और नील रेटेड, जिस दिन फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट होता है और
टू व्हिच द क्रेडिट बिलोंग्स, मतलब जिसके लिए एक्चुअली क्रेडिट बिलोंग होता है उस डेट को लिया जाता है। और प्रोविजनल असेसमेंट में डेट ऑफ विच टैक्स इज एडजस्टेड। ऑल्सो इफ रिफंड इज पेड विद डिले, अगर रिफंड देरी करता है सरकार की तरफ से तो सरकार आपको 24% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ टैक्स पेयर को ही पे करना पड़ता है, सरकार के लिए भी इंटरेस्ट देने का प्रावधान है। अगर रिफंड पाने में देरी होगा तो गवर्नमेंट 24% पर एनम के हिसाब से आपको रिफंड पे करेगा। हेलो, माथा में जा रहा है सर? कुछ केसेस है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वो आगे आगे केस स्टडीज में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आपको केस स्टडीज करना है तो एक्सप्लेनेशन मिलेगा, लेकिन प्लीज मुझे बताओ क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? यस सर। ओके सर। जीएसटी रिफंड क्लेम करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए सर? रिफंड 01 RFD 1 within 2 years from the relevant date. The form should also be certified by a chartered accountant. रिफंड क्लेम करने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से सर्टिफाइड भी करना पड़ता है। चार्टर्ड के पास इतना पावर सर? हाँ सर, बहुत पावर। जीएसटी पेमेंट ऑनलाइन, हाउ टू पे जीएसटी ऑनलाइन। अब ये तो बेसिकली एक पूरा कैसे ऑनलाइन में जीएसटी पे करोगे, ये सब बेसिकली एक फ्लो चार्ट स्क्रीनशॉट रिलेटेड मैटर है। जीएसटी पेमेंट कैन बी मेड आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। बिजनेस मस्ट असेस द टैक्स that needs to be paid in cash after the offset of input credit habit, मतलब आईटीसी को एडजस्ट करके आप अपना टैक्स पे करो। thereafter it must generate a GST चालान। आप जीएसटी चालान जनरेट करो आइदर बिफोर और आफ्टर लॉगिंग इनटू जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करने के पहले या बाद, और वाइल फाइलिंग द जीएसटी रिटर्न। इस आर्टिकल अब आगे देखो, यहाँ पर आपको पूरा लाइन बाय लाइन ओवरव्यू ऑफ मेकिंग पेमेंट अंडर जीएसटी पूरा एकदम डिटेल्स में दिया हुआ है। GST payment process mostly remains the same for all taxpayers under GST. If there is a sufficient cash balance in the electronic cash ledger, point to be noted. अगर electronic cash ledger में sufficient balance है, then payment is not required. सरकार वहां से काट लेगा। In other words, if there is a no sufficient cash balance, then taxpayers must use a challan for depositing money into the cash ledger. तो फिर cash ledger में पैसा डाल दो using prescribed mode of payment, जो भी online offline करना है। There is an overview of the payment process for various categories of taxpayers. चलो देख लेते हैं। रेगुलर टैक्स पेयर्स, रेगुलर टैक्स पेयर्स पेमेंट के लिए फॉर्म यूज करता है PMT 06, ठीक है, PMT फॉर पेमेंट। PMT 06 चलन फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अराउंड द टाइम ऑफ फाइलिंग GSTR 3B। जब GSTR 3B फाइल करते हैं उस टाइम पे द डिटेल्स देयरऑफ विल अपीयर इन GSTR 3B। जो भी डिटेल्स होगा GSTR 3B में होगा। फर्दर दे कैन क्रिएट अ चालान एंड पे टुवर्ड्स इट आइदर बिफोर लॉगिन और आफ्टर लॉगिन। और वाइल फाइलिंग GSTR, या तो लॉगिन करने से पहले करो या तो लॉगिन करने के बाद करो, या फिर जब GSTR 3B फाइल करोगे तब फर्दर। तो स्टेप्स और डिटेल्स, चलो स्टेप्स देखते हैं कैसे चालान क्रिएट करते हैं। क्वार्टरली टैक्स पेयर्स के लिए क्या है? फॉर द क्वार्टरली टैक्स पेयर्स कुछ होते हैं मंथली रेगुलर। These taxpayers are those who have opted QRMP scheme under GST. They must deposit tax in first 2 months of quarter directly using PMT 6 and make payment while filing GSTR 3B for the last month of the quarter. ठीक है, the snippet given below in summarization देखते हैं। QRMP का मतलब क्या है? क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। रिटर्न फाइल करेगा क्वार्टरली पर पेमेंट करेगा मंथली। QRMP स्कीम became applicable from January to March 2021 क्वार्टर ऑनवर्ड्स। ये QRMP स्कीम पहले नहीं था, 2021 जैन टू मार्च क्वार्टर के बाद से ही आया है, मतलब समय से आया है। Under this scheme, the taxpayers can file GSTR 1 and GSTR 3B after the end of the quarter. Accordingly, most of the quarterly GSTR 1 filers are migrated into the scheme and their payment process varies slightly from the rest of the taxpayers. बाकी process से थोड़ा सा ये अलग होता है। The tax payment must be made by the 25th of the next month. Normally 20 तारीख होता है, इनके केस में 25 तारीख of the first and second month of the quarter. That is, for example, January, February, or for January to March 2021 quarter. मतलब January and February for Jan to March 2021 quarter, 25th of the next month. मतलब जिस मंथ में आपका बेसिकली रिटर्न फाइल होता है नेक्स्ट मंथ के अंदर आपको करना चाहिए, ठीक है। टैक्स पेमेंट मस्ट बी मेड विदिन by the 25th of the next month. For such taxpayers, while making payment in the form PMT 06, they must select the monthly payment for quarterly return options PMQR as the reason and choose either of the two methods
फॉर पेमेंट फिक्स सम ऑफ सेल्फ असेसमेंट फॉर द डिटेल स्टेप्स आप आगे चेक कर सकते हो। यहाँ पर पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। टैक्स पेयर फाइलिंग नील जीएसटी रिटर्न्स, ठीक है, अगर आप नील जीएसटी रिटर्न्स में हो, ठीक है, अगर आप मतलब आपको टैक्स नहीं पे करना है पर नील जीएसटी में, दिस टैक्स पेयर्स हैव नो सेल्स और परचेज और टैक्स पेएबल फॉर द रिलेवेंट टैक्स पीरियड्स आइदर फॉर द मंथ और क्वार्टर, दे नीड नॉट यूज द चालान और मेक एनी पेमेंट। फॉर मोर डिटेल्स रिटर्न, मतलब ये एक अलग से एक नोट्स है, मैं आपको आगे बताता हूँ। कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए भी एक स्टेप्स है सर, CMP 08, ठीक है सर। बेसिकली ये जो है ना, ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा बोलने के कोई फायदा नहीं है, ये जब देखोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, विच मोड इज टू चूज फॉर मेकिंग जीएसटी पेमेंट, कौन सा पेमेंट मोड चूज कर सकते हैं? मतलब आप फॉर्म फिलअप करने के बाद PMT 06 में चालान जनरेट करने के बाद जीएसटी पोर्टल में कौन सा पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एंड ऑफलाइन में OTC मतलब चेक, डिमांड ड्राफ्ट, कैश बैंक के थ्रू से, ऑल्सो नोन एज OTC, एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक NEFT, RTGS, ये सभी सारा इंपॉर्टेंट जो भी आप लोग जानते हो। नोट्स ऑन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ GST लायबिलिटी, इसमें भी कुछ बोला है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ GST लायबिलिटी के बारे में। ऑनलाइन मोड refers to those payments made through internet banking, debit, credit card. Taxpayers can pay through these modes with or without logging into GST portal. There is a selected list of banks that the GST portal allow taxpayers to pay from. They must choose the bank and make payment online using a card or net banking instantly. After making GST payment, the electronic cash ledger gets updated automatically. If the taxpayer generates challan without logging in, then he or she must ensure to finish the payment immediately. ऑफलाइन के बारे में भी सिमिलर आपको आइडिया दिया है, ऑफलाइन के बारे में भी आप पूरा आइडिया कर सकते हैं। हाउ टू जनरेट जीएसटी चालान के ऊपर पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। इसके लिए मैं बस इतना बोलूंगा, इसमें समझाने वाला मेरा कुछ बात है नहीं सर, आपको बस इतना बोलूंगा कि आप जरूर एक बार ये जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है ना, स्क्रीन चार्ट, जो बेसिकली कहाँ से लिया गया सर, ये जो फ्लो चार्ट आपके सामने है ये कहाँ से लिया गया है? ये पूरा का पूरा इस पोर्टल से लिया गया है। आपको एक बार गो थ्रू करने के लिए मैं जरूर रिकमेंड करूँ, ठीक है सर। ये तो हो गया पूरा क्विक रिवीजन। यस सर, कुछ इतना बता दो सर, क्या आप लोगों को क्विक रिवीजन समझ में आया? मतलब जीएसटी पेमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आया सर? बोलो। अरे বোঝা গেছে ভাইয়া, নীল, রশনি, বোঝা গেছে ব্যাপারটা कि जीएसटी पेमेंट रिलेटेड की इंपॉर्टेंट ব্যাপার থাকে না থাকে? है दादा। अब चलो इसको ना थोड़ा डिटेल्स में भी जानना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ शॉर्टकट में बिल्कुल एग्जाम का नैया पार नहीं होता है सर। तो ये इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट पहले आपको फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिया, ताकि क्या है ना, जब डिटेल्स में पढ़ते हैं समय लगता है, डिटेल्स में जब पढ़ाई करते हैं समय लगता है, तो मैंने सोचा कि समय देने से पहले थोड़ा समय को यूज कर लेना चाहिए। तो बेसिकली देखो, अब आपको आगे 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 देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है बताने का जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है आपको बताने का जरूरत नहीं है, एंड इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर क्या है ये भी बताने का जरूरत नहीं है। ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है, यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड, एंड ट्रांसफर ऑफ ITC कैसे हो सकता है इसका भी आइडिया लग गया है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, डिटेल्स नोट्स के अंदर भी आपको मैं ये चीज दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने अभी आपको नोट बताया कि कौन से मोड में हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन कर लो, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग से कर लो, क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर लो, नो लिमिट। अच्छा, ऑफलाइन पेमेंट में थोड़ा लिमिट है, ओवर द काउंटर 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड बाय कैश, चेक और DD, ठीक है, अगर आप पर चालान में 10,000 होगा, ठीक है। एनी अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब ऑफलाइन में, लेकिन ओवर द काउंटर में पर चालान 10,000 का होगा, ये बोला है, बाय कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। NEFT का मतलब, ये सब हम क्या बताऊं, NEFT का मतलब क्या है? अच्छा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ओवर द काउंटर पेमेंट लिमिट बाय डिपॉजिट, ये सब चीज यहाँ पर अभी धीरे धीरे डिटेल्स में बोला है, ठीक है। पेमेंट बाय चालान के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको जानना चाहिए। सीन नंबर, CP नंबर, BRN नंबर, EFPB नंबर, ये सब क्या है, कैसे काम करते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। आर मैनुअल चैनल्स एप्लीकेबल एज अलाउड अर्लियर अंडर द वैट रेजिम, क्या वैट में था अभी क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब डिटेल्स में कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज कर सकते हो, उससे रिलेटेड ये देखो सर, मेजर हेड्स क्या क्या है, माइनर हेड्स क्या क्या है, कैसे मेजर और माइनर हेड अपने आप में बातचीत करता है, काम कैसे करता है। हाँ,
अब थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है। अगर आइडिया आपको मिल गया ना, आप डिटेल्स भी आइडिया लग जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी समझ में आएगा कि इस पेमेंट ऑफ जीएसटी से कैसा कैसा एग्जाम सवाल हो सकता है। ठीक है सर, कुछ क्वेश्चन कराओगे क्या? क्वेश्चन 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 तो बहुत है सर, क्वेश्चन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट अभी बताना बाकी है, जैसे माइनर हेड, मेजर हेड, हाँ ये सब भी थोड़ा समझाना पड़ेगा सर, तब जाके ना आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। और फिर ये सब क्वेश्चन जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जीएसटी में आप अपना झंडा गाड़ लोगे सर, बिल्कुल धीरे धीरे। उसके बाद सर कोई भी चीज़ में क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको भी प्रैक्टिस करके जीएसटी में अच्छा होगा सर। सर चलो डिटेल्स में पढ़ें, सेक्शन वाइज बात करते हैं। अच्छा, पेमेंट ऑफ जीएसटी पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या जानना चाहिए, ये मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आधा से ज्यादा डेफिनेशन आप लोगों को पता है। एजेंट कौन होते हैं, ऑथराइज्ड बैंक क्या होता है, बिजनेस का मतलब क्या है, सेंट्रल टैक्स क्या होता है, कॉमन पोर्टल क्या है, जीएसटी काउंसिल क्या है, सेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है। बस सेक्शन वाइज बोला है सर। आपको क्या याद रखना है एग्जाम में, जब आप आंसर लिखोगे, फॉर बेटर मार्क्स, फॉर बेटर रिजल्ट, इफ यू नो दिस सेक्शन इट विल हेल्प यू। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है, इंटीग्रेटेड टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्या है, मैं क्या समझाऊं ये सब। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, लोकल अथॉरिटी किसको कहते हैं, नोटिफिकेशन क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, पर्सन कौन होते हैं, ये सब क्या बताओ सर, ये सब बताने वाला चीज है। सप्लायर कौन होता है, टैक्स पेड पीरियड क्या होता है, टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन क्या है, वैलिड रिटर्न के बारे में कहाँ बोला है, ये सब बताने वाला चीज है। ये सब बस एक बार गो थ्रू, मतलब आंख लगा के पढ़ना चाहिए और सेक्शन को थोड़ा याद करना चाहिए, बस। ये मैं बता नहीं सकता। अच्छा, मतलब बता तो सकता हूँ बट आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब है आपको पढ़ना है थोड़ा सा। अच्छा, पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट, इसके बारे में कहा है सेक्शन 49 में। पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, पेनल्टी के बारे में मैंने ढेर सारा बात तब से करके आ रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको क्विक क्विक नोट बताया, क्विक नोट से मैंने आपको बहुत सारा चीज अभी अभी समझाया, लेकिन आपको अभी सेक्शन वाइज बात करना पड़ेगा। सर जीएसटी एक्ट सेक्शन 49 आपको पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में बात करता है, इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, पेनल्टी के बारे में बात करता है, और अदर अमाउंट जो पे करना होता है उसके बारे में बात करता है। तो सेक्शन 49 के बारे में डिटेल्स चर्चा जरूरी है। सेक्शन 49 के अंदर सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। सर और क्या है? सर इसके साथ आपको ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट्स के बारे में सेक्शन 53A का भी नॉलेज रखना चाहिए, तब जाके आपको सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। सर थोड़ा एनालिसिस करके बताओगे क्या? चलो सर बताते हैं एनालिसिस करके, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सुनोगे समझोगे तो सब समझ में आएगा, लेकिन सुनोगे नहीं समझोगे नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। चलो ठीक है, एनालिसिस पे ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कंटेन्स a summary of all deposit and payment made by the taxpayers. Electronic cash ledger is maintained on the GST portal. और मैं नहीं बताऊंगा इसमें, बता चुका हूँ, ठीक है, बता चुका हूँ। एनी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स पे करने के लिए जो भी डिपॉजिट हम करते हैं, इंटरेस्ट पे करने के लिए जो भी डिपॉजिट करते हैं, पेनल्टी पे करने के लिए जो भी डिपॉजिट करते हैं, लेट फी के लिए और एनी अदर अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे कोई भी अमाउंट क्रेडिट कर सकते हैं जहां से एक्चुअली टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी पे किया जाता है। एनी डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रिप्रेजेंट पेमेंट देयर फ्रॉम टुवर्ड्स टैक्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पैसा निकाल के कहीं खर्चा किया जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कहाँ मेंटेन होता है? सर जीएसटी पोर्टल में मेंटेन होता है, ठीक है। जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करके ये मेंटेन होता है, हर टैक्स पेयर का होता है। जब भी लॉगिन करोगे आपको दिख जाएगा। तो एनी डेबिट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रिप्रेजेंट पेमेंट देयर ऑन टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से क्या क्या पेमेंट कर सकते हैं?
टैक्स पे कर सकते हो, मतलब जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, व्हाटएवर बी और जीएसटी, इंटरेस्ट पे करना, पेनल्टी पे करना, लेट फी पे करना और एनी अदर अमाउंट पे करना। डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश शैल बी मेड थ्रू, कहाँ से पे करोगे? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू से, एनईएफटी, आरटीजीएस के थ्रू से, ओटीसी के थ्रू से, है ना, ओटीसी का ओवर द काउंटर, बैंक के काउंटर के थ्रू से, चालान काट के, पर टैक्स पीरियड बाय कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू से भी कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट के बारे में बोला, ओवर द काउंटर में लिमिट है 10,000 का, बाकी इंटरनेट बैंकिंग में, क्रेडिट डेबिट कार्ड में कोई लिमिट नहीं है, आपको पता हो गया। It may be noted that restriction for deposit up to 10,000 rupees per challan in case of an over-the-counter payment will not apply to deposit to made by। अच्छा, कहाँ पे करने के टाइम पे ये लिमिट काम नहीं करता? अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पे करते हो और एनी अदर डिपॉजिट टू बी मेड बाय पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय कमिश्नर इन दिस केस, अगर जीएसटी कमिश्नर आपको कोई पर्टिकुलर बताता है कि भाई यहाँ पर आपको 10,000 का लिमिट नहीं है, तो आप फिर भी ओटीसी के थ्रू से 10,000 से ज्यादा पे कर सकते हो पर चालान। There is a concept of PO, proper officer। तो कौन है proper officer? Proper officer or any other officer authorized to recover outstanding dues from any person, whether registered or not, including recovery made through attachment of sale of movable or immovable properties। Proper officer or any other officer authorized to recover outstanding dues from any person, जिसका ड्यू बाकी है मार्केट में, जीएसटी दिया नहीं है, whether registered or not, including recovery made through attachment of sale or movable or immovable properties। ऐसे केस में भी आप डिपॉजिट कर सकते हो 1000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर ओटीसी के थ्रू से। तो ये सब कुछ सर्टेन एक्सेप्शनल है जब आप 10,000 के ऊपर का डिपॉजिट ओटीसी में कर सकते हो, है ना। यही तो बोला, इट मे बी नोटेड दैट restriction for deposit up to 10,000 rupees per challan in case of OTC will not apply to deposit made by these situations। ओके, इसमें जो भी मैंने अभी आपको समझाया उसको समरी करके बताया गया, ठीक है सर। आगे देखो, और भी इंपॉर्टेंट बातें, पेमेंट बाय चालान। चालान कैसे जनरेट किया जाता है मैं आपको दिखा रहा था। चालान जनरेशन आपको यहाँ पर कैसे चालान क्रिएट होता है आपको मैं पूरा प्री लॉगिन भी बता दे रहा हूँ, लॉगिन बिना लॉगिन करके, मतलब ये जो लॉगिन का आपके सामने लिंक है ना सर, ये लॉगिन का लिंक है, इसको लॉगिन ना करके, ठीक है, इसमें लॉगिन ना करके, यूजर नेम पासवर्ड ना डाल के भी प्री लॉगिन चालान भी जनरेट हो सकता है और पोस्ट लॉगिन चालान भी जनरेट हो सकता है। कैसे होगा, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस है यहाँ पे। प्री लॉगिन में आपको सर्विस पे जाना है, पेमेंट पे जाना है और क्रिएट चालान पे जाना है। सर्विस पे जाना, पेमेंट पे जाना, क्रिएट चालान पे जाना। ये दिखाई दे रहा है? हेलो, मुझे যাচ্ছে? यस सर। और देखो यहाँ पर कुछ नहीं, जीएसटी दो और कोई भी अदर आईडी है तो वो दो, प्रोसीड करो, आगे का पूरा स्टेप बाय स्टेप पता लग जाए। आगे देखो, फिर देखो, जैसे आप जीएसटी दे दोगे, ठीक है, या फिर जो भी अदर आईडी है वो दे दोगे, फिर आपको रोबोट है कि नहीं वो थोड़ा पूछेगा, फिर एंटर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और अदर हेड्स एज एप्लीकेबल, देयर आफ्टर चूज द रिलेवेंट पेमेंट मोड विद बैंक डिटेल्स इज एप्लीकेबल। कुछ फॉर्म ऐसा देखने में होगा, सीजीएसटी का अमाउंट, आईजीएसटी का अमाउंट, सेस का अमाउंट, ठीक है, ये आसाम का है, ठीक है, ये आसाम एसजीएसटी अगर कुछ है तो उसका टोटल अमाउंट का क्या है वो बताओ, ठीक है, पेमेंट ऑफ मोड भी दिया है, फिर डिटेल्स ऑफ टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर्स का डिटेल्स, जीएसटी नंबर और अदर आईडी भी यहाँ पर जनरेट हुआ है, ईमेल एड्रेस, नेम है अंगद जसप्रीत सिंह अरोड़ा, एड्रेस दिया हुआ है, आसाम का एड्रेस है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, टैक्स लाइबिलिटी सीजीएसटी 1000, आईजीएसटी 1000, टोटल अमाउंट में टोटल बैठ गया सर। फिर नीचे आ जाओ, टोटल चालान अमाउंट 2000 का है, ठीक है। फिर अगेन मोड ऑफ पेमेंट, अगेन मोड ऑफ पेमेंट, जैसे जैसे पे करना है, फिर जनरेट चालान में क्लिक करो, फिर स्टेप 4 में री एंटर जीएसटी और अदर आईडी, प्रोसीड बटन दबाने के बाद फिर यहाँ पर फिर से जीएसटी और अदर आईडी जो भी आपका है, जीएसटी नंबर पुट करो, प्रोसीड करो। अब यहाँ पर आपको चालान जनरेट हो जाएगा, चालान जनरेट हो जाएगा, ये चालान जनरेट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही चालान जनरेट में आप देख सकते हो चालान में क्या है, फिर इसको डाउनलोड कर लो,
इस तरह से चालान जनरेशन हो सकता है। और ये हो गया पोस्ट लॉगिन में, लॉगिन करने के बाद कैसे हो सकता है। ठीक है, सर्विस में जाओ, लॉगिन करो, फिर उसके बाद अब आगे मैं आपको बताता हूँ। ये जो चालान जनरेशन का बात है, कितना पेमेंट करना है नहीं करना है, इसको चालान बोलते हैं ना, बेसिकली बिल जनरेट करना। अब जैसे आपका बिल जनरेट हो गया, अब आगे का खेल क्या है। जब आप पेमेंट बाय चालान करोगे तो इसमें कुछ चीजें आपको एज ए जीएसटी एक्सपर्ट जानना चाहिए। यहाँ पर कुछ खेल होता है CPIN का, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, CIN का, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो CPIN क्या होता है, CPIN, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब जीएसटी पोर्टल। इट इज क्रिएटेड फॉर एवरी चालान सक्सेसफुली जनरेटेड बाय द टैक्स पेयर्स। इट इज a 14 डिजिट यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई द चालान। ये एक 14 डिजिट यूनिक नंबर है, 14 digit unique number to be identify the challan, and CPIN remains valid for a period of 15 days। CPIN जनरेट करने के बाद कितना दिन का वैलिडिटी रहता है, 15 डेज का वैलिडिटी रहता है। CPIN जनरेट करने के बाद 15 डेज का वैलिडिटी रहता है। 3 क्या होता है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड बाय द बैंक्स वंस पेमेंट इन ड्यू ऑफ, जब पेमेंट करते हो ड्यू इज जनरेटेड, चालान इज सक्सेसफुल। और ये सीन जो है ये 17 डिजिट होता है नंबर, एंड दैट इज 14 डिजिट का CPIN होता है और 3 डिजिट का बैंक कोड होता है। मतलब सीन नंबर में 17 क्यों है, सीन नंबर में बेसिकली पूरा का पूरा CPIN तो है ही, और साथ में 3 डिजिट का बैंक कोड आ जाता है, 3 डिजिट का बैंकिंग कोड आ जाता है बस। सीन इज जनरेटेड बाय द ऑथराइज्ड बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया when payment is actually received by such authorized bank or RBI and credited in the relevant government account held with them. It is an indication that the payment has been realized and credited to the appropriate government account. Scene is communicated by the authorized bank to taxpayers as well as to GST and Goods and Service Tax Network. PRN क्या होता है, बैंक रेफरेंस नंबर। बैंक रेफरेंस नंबर क्या है, is the transaction number given by the bank for payment against a चालान। EFPB क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, these are branches of authorized banks which are authorized to collect payment of GST। जिस ब्रांच को GST पेमेंट कलेक्ट करने की अथॉरिटी है, each authorized bank will nominate only one branch। हर authorized बैंक एक ही ब्रांच को नॉमिनेट करेगा as its EFPB for pan India, पूरा भारत में। The EFPB will have to open accounts under each major head। और EFPB को क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है मेजर हेड में for all the governments, for all governments। Any amount received by such EAPB, the focal point branch, towards GST will be credited to the appropriate account held by such EAPB। For NEFT RTGS transactions, RBI will act as EAPB। अगर NEFT RTGS का बात है, then RBI इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच का काम करता है। सर इतना सारा चीजें हैं सर, बहुत सारा टेक्निकल सब एकदम बैंकिंग रिलेटेड डिजिटल कॉन्सेप्ट है। सवाल करता है क्या मैनुअल चालान एप्लीकेबल है, आर मैनुअल चालान एप्लीकेबल एज अलाउड अर्लियर अंडर वैट रिजिम। सर मैनुअल और फिजिकल चालान आर नॉट अलाउड अंडर जीएसटी रिजिम। इट इज मैंडेटरी टू जनरेट चालान ऑनलाइन ऑन द जीएसटी पोर्टल। इंपॉर्टेंट बातें हैं। How many types of challans are prescribed for various taxes and payments to be paid under GST regime? There is a single challan prescribed for all taxes, fees, penalty, interest and other payments to be made under GST regime। फी पे करो, पेनल्टी पे करो, इंटरेस्ट पे करो, अदर पेमेंट करो, सिंगल चालान प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, अदर एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू चालान के बारे में और कुछ बातें। तो जनरेट करने के बाद वैलिडिटी रहता है 15 दिन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, any person or a person on his behalf can generate a challan in prescribed form on the common portal and enter the details of the amount to be deposited by him for tax, interest, penalty, fees or any other amount। Each challan का validity है 15 days। The commission for making payment through each challan has to be borne by the person making the payment। The mandate of obtain after making NEFT or RTGS payment, मतलब जब आपने NEFT RTGS payment का mandate लिया, payment has to be submitted in the bank and the validity mandate form जो है, मतलब जो पेमेंट का मैंडेट आपने लिया, पेमेंट मैंडेट मतलब मैंडेटरी पेमेंट, वो भी 15 दिन के अंदर आपको NEFT RTGS का वैलिड मैंडेट करना पड़ेगा। जीएसटी पेमेंट रिलेटेड याद रखें, NEFT के लिए क्या है, चालान के थ्रू से करोगे तो क्या है। On successful credit of amount in the concerned central or state government account maintained in the authorized bank, a challan identification number will be generated by collecting the bank which will be indicated in the challan। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, जब काम करोगे बहुत जल्दी समझ जाओगे।
On receipt of scene from collecting bank, CIN from collecting bank, the said amount is created in the electronic cash ledger of the person on whose behalf the deposit is made, and the common portal will generate a receipt to this effect. Common portal में आपके लिए मतलब आपने पेमेंट किया तो रिसिप्ट जनरेट हो जाए. If CIN is not generated even after making payment and submission of mandate, मतलब अगर आप पेमेंट कर दिया फिर भी आपका रिसिप्ट जनरेट नहीं हुआ या फिर आपका मैंडेट सबमिट हो गया फिर भी नहीं हुआ, इट हैज नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन कॉमन पोर्टल, द पर्सन मेकिंग द डिपॉजिट और द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द डिपॉजिट हैज बीन मेड. देखो सर यहाँ पर दो बात क्यों कर रहे हैं, या तो आप करोगे या फिर आपका जो टैक्स प्रिपेयर है, बेसिकली इसको हम लोग जीएसटी के लैंग्वेज में बोलते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर. तो या तो वो खुद करेगा बंदा या फिर उसके बिहाफ में उसका प्रैक्टिशनर करेगा. ठीक है, आप टैक्स पेयर्स जैसे यहाँ पे देखो टैक्स पेयर्स के लिए फाइन प्रैक्टिशनर और प्रैक्टिशनर के लिए फाइन टैक्स पेयर्स लिखा हुआ है ना. एग्जैक्टली इसी तरह का चीजें सामने मिल जाता है सर. तो अगर आपका नहीं शो करता है तो फिर आपके लिए और भी कॉन्सेप्ट है. कैन मेक ए रिप्रेजेंटेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, फॉर्म का नंबर है फॉर्म जीएसटी PMD 07 फ्रॉम कॉमन पोर्टल और ई गेटवे थ्रू व्हिच द पेमेंट हैज बीन मेड. मतलब ये सब ना मतलब क्या बताऊं मैं आपको, ये प्रोसेस है, इसमें समझने वाला बात ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ बीच बीच में कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में सवाल कर लेते हैं, इसलिए मुझे पूरा पढ़ाने का जरूरत पड़ जाता है. जो ऑलरेडी मैंने समरी में काफी सारा चीज बता दिया. जैसे नेक्स्ट में बताया सर मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. किस मैनर पे आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में लॉ कहता है सेक्शन 49 सबसेक्शन 3 में. The amount reflected in the electronic cash ledger may be used for making a payment towards tax, interest, penalty fee, or any other amount in prescribed manner. In the e-ledger, information is kept minor head wise for each major head. The ledger is displayed major head wise, that is IGST, CGST, SGST, UTGST, and says each major head is divided into 5 minor heads. हर major head का 5 minor head होता है. तो minor head में क्या है? Tax, interest, penalty, fee, and others. A registered taxpayers can make cash deposits in the recognized bank through the prescribed mode to the electronic cash ledger using any of the online offline mode permitted by the GST portal, and the cash deposit can be used for making payment like tax liability, interest, penalty, fee, and others. Sir, कैसे देखने में होगा देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है. सर मेजर हेड्स क्या होता है, माइनर हेड्स में क्या आता है. सर मेजर हेड्स में मतलब सारा टैक्स है और सेस है, सेस को मेजर हेड में रखा गया. ठीक है, IGST, CGST, SGST और इंडियन टेरिटरी होगा तो इंडिया GST. इसके अंडर में माइनर हेड है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड अदर्स. सबसेक्शन 10, 11 ऑफ सेक्शन 49 ऑफ CGST Act 2017 provides a facility to the registered person to transfer an amount from one major or minor head to another major or minor head in the electronic cash ledger. तो एक हेड से दूसरे हेड में आप ट्रांसफर कर सकते हो अमाउंट, ये संभव है. एक मेजर हेड से दूसरे हेड में अमाउंट फ्रॉम वन मेजर और माइनर हेड टू अनदर मेजर और माइनर हेड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है. कि भाई जैसे हम लोग एडजस्टमेंट करते थे ना, इसमें बैलेंस नहीं है तो यहाँ से एडजस्ट कर लो. ये आईटीसी में सिखा गया है, आईटीसी में सिखा गया है जब हम लोग आईटीसी किए थे. यहाँ पर एक इंस्टेंस दिया है कि फॉर इंस्टेंस a registered person has deposited a sum of ₹1,000 under the head of interest column of CGST and ₹1,000 under the head of interest column of SGST. Instead of the head fee, such amount can be transferred using from GST PMD 09 for making a transfer to the head fee. The said transfer is recorded to using the above form because when registered person has to make the remittance of tax, interest or penalty or fee or other payment at the sales, offset liability in any of the GST return form for tax payment through electronic cash ledger, adequate amount should be available under the respective head of the account. मतलब बेसिकली आपका किसी पर्टिकुलर हेड में बैलेंस नहीं है तो आप दूसरे हेड से उसको ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है, एक सेकंड मैं आपको समझाता हूँ. ये वाला एग्जांपल देखो, आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि सर ये सब ऊपर वाला पॉइंट कहना क्या चाह रहा है ये ट्रांसफर के बारे में. मेसर्स दक्ष एंटरप्राइज एक क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा. Mrs. Daksha Enterprise has made a cash deposit of 10,000 under minor head tax. Minor head tax में उन्होंने 10,000 का डिपॉजिट किया. Of major heads SGST, मतलब SGST हेड में टैक्स में माइनर हेड टैक्स में 10,000 गया.
इनका टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है 2000 फॉर माइनर हेड इंटरेस्ट अंडर द मेजर हेड एसजीएसटी। मतलब एसजीएसटी के लिए उनका जो इंटरेस्ट अमाउंट है जो माइनर हेड में 2000 का है। आपको सवाल कर रहा है स्टेट वेदर मिसेस दक्ष एंटरप्राइज कैन यूटिलाइज द अमाउंट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या वो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट यहां से दे सकता है? The registered person is allowed to transfer the amount available under any minor head of a major head to any of minor head of the same or other major head। ये सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 में कहा गया है और ये PMT 09 फॉर्म के थ्रू से होता है। Therefore, in the given case, रुपीज 10,000 अवेलेबल अंडर माइनर हेड टैक्स, मतलब टैक्स हेड में मेरा कितना पड़ा हुआ है 10,000, जिसका मेजर कौन है एसजीएसटी। इसको यूटिलाइज करना है फॉर पेमेंट लाइबिलिटी ऑफ 2000 अंडर माइनर हेड इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब एसजीएसटी मेजर हेड में इंटरेस्ट का एक माइनर हेड है जिसका लाइबिलिटी है 2000। तो सवाल करता है टैक्स हेड में आपका 10,000 का अमाउंट है, क्या टैक्स हेड से 2000 एसजीएसटी का माइनर हेड इंटरेस्ट में आप पेमेंट कर सकते हो? ये एडजस्टमेंट इज पॉसिबल। मतलब सिंपल बात है, टैक्स के पास 10,000 पड़ा हुआ है, मैं इससे इंटरेस्ट पे कर सकता हूँ। आंसर इज यस। ये कैश लेजर में संभव है, इसलिए बोला है कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी 2000 अंडर माइनर हेड इंटरेस्ट ऑफ द सेम मेजर हेड। मतलब एसजीएसटी, दोनों का मेजर क्या है एसजीएसटी, लेकिन माइनर क्या है एसजीएसटी मेजर, एसजीएसटी मेजर। माइनर कौन है टैक्स, माइनर कौन है इंटरेस्ट। इसके लिए जो फॉर्म भरना है दैट इज PMT 09 फ्रॉम द माइनर हेड ऑफ टैक्स टू इंटरेस्ट। माइनर हेड टैक्स से 10,000 से 2,000 का इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा PMT 09 के थ्रू से। हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया कि किस तरह से ये मेजर माइनर के बीच में ट्रांसफर हो सकता है? आपको समझ में आया सर? ये जो एक एक हेड है ना सर, माइनर और मेजर, ये हर हेड एक दूसरे के अंदर है। मतलब IGST के साथ ये सभी कनेक्टेड है, ये CGST का भी सब माइनर हो सकता है, मतलब ये सब मेजर है, ये सब अपना अपना मेजर है। SGST का भी सारा माइनर हो सकता है, सेस का भी सारा माइनर हो सकता है। এই ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে? বল। নীল, আয়ান, किसी का आवाज तो मुझे नहीं आ रहा। रोशनी, বোঝা গেল কি গেল না? है दादा। उसने पढ़ ली तो? यस सर। यस सर, ठीक है सर। मैं आज बहुत ज्यादा बोल दिया आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्चुअली आज ज्यादा एग्जाम्पल और क्वेश्चन नहीं हुआ, तो इसका एक एक्स्ट्रा क्लास मैं दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक। ठीक है, मैं पूरा ट्राई करूंगा। अगर एक्स्ट्रा क्लास दिया ना तो आपको मैं एक्स्ट्रा क्लास से ही समझा दूंगा कि किस तरह का सवाल यहाँ से हो सकता है। ठीक है, किस तरह का सवाल यहाँ से हो सकता है। ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट करा दिया सर, बट फिर भी पेमेंट ऑफ टैक्स रिलेटेड एक बार आपको गो थ्रू जरूर कर लेना, नोट्स कलेक्ट कर लेना और एक बार गो थ्रू कर लेना। यहाँ से मेन क्या क्वेश्चन हो सकता है। ज्यादा बड़ा ये चैप्टर है नहीं सर, छोटा चैप्टर है, पेमेंट ऑफ टैक्स रिलेटेड है। मैं आपको बहुत सारा चीज ऑलरेडी बता दिया, आप मेरे से शॉर्ट नोट्स भी कलेक्ट कर लेना और लॉन्ग नोट्स भी कलेक्ट कर लेना। बाकी जो भी बातें हैं मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा के फिर GST रिटर्न सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आंसर करके ही फिर रिटर्न में जाऊंगा। ठीक है, एग्जाम रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है। फिर कोशिश एक रहेगा, जैसे इनकम टैक्स में भी रिटर्न सिखाना है, GST में भी एक रिटर्न का प्रैक्टिकल क्लास में दूंगा। ठीक है, वेट कर जाओ सर, पहले थोड़ा एग्जाम रिलेटेड प्रिपरेशन हो जाए, फिर ये सब एक्स्ट्रा डिस्कशन में आपसे करूंगा जो प्रैक्टिकल एजुकेशन से। ठीक है, आयन, नील, रोशनी, ओके ना? यस सर। यस सर। must collect notes from me and must go through sir। ठीक है, ओके। आज इतना है, क्वेश्चन आंसर सेशन कल नेक्स्ट क्लास में रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर। बाय। गुड नाइट सर। बाय सर। ओके मैम, राखची दादा। अच्छा।